शमरान की एक सुनहरी शाम। शाह दुख्त शनास के ड्राइंग रूम में पहली मुलाकात के ठीक एक हफ्ते बाद इसी कमरे में शाह ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। शाम की खुनकी में सर्दी की लहर शामिल हो चुकी थी। बाहर बाग में खिज़ां की खुश्क हवाओं में प्लेन के दरख्तों की डालियां सरसरा रही थीं। सारा शमरान खिज़ां के जर्द पत्तों की वजह से सुनहरा हो चुका था। कोहरे के लतीफ़ मरगुले बाहर मकानात और बागों पर तैरते फिर रहे थे। सैलून पर गहरी खामोशी तारी थी। आला हजरत दरीचे के नज़दीक एक लुई चार दम कुर्सी पर फरोकश थे। वो कुछ देर से मुझे अपने बारे में बतला रहे थे, इनके फ़राइज़, तसव्वुरात, मिशन, गुज़रे हुए कल, आने वाले कल, खुदा और रसूल, अली, आइमा पर शदीद एतकाद, बैनुल-अक़वामी सियासत में ईरान का रोल, ईरान के मसाइल। ये एक ज़िंदगी से बड़ा इंसान था जो ज़िंदगी से वसी तर मामलात के मुतालिक बातें कर रहा था और अपनी इस ज़िंदगी में शिरकत करने की दावत दे रहा था। और इस शख्स को मैं बहैसियत शहंशाह बचपन से अपना आइडियल और कौमी हीरो तस्वुर करती आई थी, और इस शख्स की शरीक हयात बनना एक बहुत ही अजीम जिम्मेदारी थी। क्या तुम मेरी जिम्मेदारियों में शामिल होना पसंद करोगी? शाह ने मान दरियाफ्त किया। मैंने कदरे तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया, जी हाँ माँ, अपनी वालदा और एक मुमानी के मैं फ़्रांस में अपना जहेज़ ख़रीदने भेजी गई। मैं ईरान की होने वाली मलका की हैसियत से यूरोप जा रही थी। प्रोटोकॉल के मसाइल पैदा हो सकते थे, लिहाजा मुझे एक प्राइवेट शहरी की तरह रवाना किया गया। लेकिन फरादीबा स्टोरी फ्रांसीसी प्रेस में पहले ही छप चुकी थी, लिहाजा जेनीवा के एयरपोर्ट पर रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों का जमे गफीर था। पेरिस पहुंचने से कबल सहाफ़ियों ने इनकी सहेलियों और साथियों को कॉलेज कैंपस पर ढूंढकर इनके प्रोफेसरों और शनासाओं से इंटरव्यू किया, मगर कोई काबिल ज़िक्र बात कहीं से मालूम ना हुई। एक नॉर्मल किस्म की एशियाई लड़की जो सैकड़ों मशरकी तलबा की तरह फ्रांस में तालीम हासिल करने आई थी, और बस। लेकिन यही मामूलीपन फरादीबा स्टोरी के शहर का राज था। जैसे कोई लड़की आपके पड़ोस में रहती है और वो अचानक एक बादशाह से शादी कर ले। दूसरे रोज़ सारा प्रेस ओरली एयरपोर्ट पहुंचा। फ़राह खानम की सहेलियाँ भी मौजूद थी। जब फ़राह खानम तैयारे से अपनी सहेलियों की तरफ बढ़ी, एक लम्हे के लिए लड़कियों ने तज़ब्ज़ुब का सामना किया। होने वाली मलका से किस तरह बात की जाए? कैसे योर फ्यूचर मैजेस्टी कहकर मुखातिब किया जाए? एक फ्रेंच लड़की ने सोचा, क्या मुझे फ़राह के सामने कर्टेसी करनी चाहिए? सफ़ीर ईरान बराए फ्रांस फ़राह खानम और इनकी माँ हुमानी वगैरह को एस्कोर्ट कर रहे थे। फ़राह खानम अपनी सहेलियों को देखकर बदसूरत इनके पास पहुंची। रास्ता से कहा, मैं वही हूँ, बदली नहीं हूँ। फ़राह खानम और इनकी पार्टी को प्रेस की अलगार से बचाने के लिए एक चोर दरवाजे से के रास्ते बाहर ले जाया गया, और इनके होटल का नाम भी सीगा राज में रहा, मगर प्रेस वालों ने उसे सूंघ लिया। एक रिपोर्टर होटल के वेटर का भेस बदलकर एन उस स्वीट में जा पहुंचा जहाँ ईरान की होने वाली मलका क़याम पजीर थी। सारा फ्रांस बेहद एक्साइटेड था, एक तो इस वजह से कि अहले फ्रांस अहले ईरान से एक नौ की तहजीबी और नफ्सियाती मुनासबत और यगानगत रखते हैं, और बिलखुसूस इसलिए कि पेरिस की एक तालिब इल्म यानी गोया कि होम टाउन गर्ल ने यह कामयाबी हासिल की थी। मेरी ईरान वापसी पर मंगनी की बाकायदा इतला अनाउंस की गई। मगरबी अवामी प्रेस शाह के मुतालिक हिज़्ब मामूल फैंटास्टिक खबरें छापता रहा, मसलन ये कि शाह एक शौकीन और माहिर हवाबाज हैं। फरादीबा को अपने तैयारे में बिठाकर सतह समंदर से 30,000 फीट की बुलंदी पर ले गए और वहाँ कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब लड़की ने हाँ कहा तो उन्होंने खुशी के हमारे तैयारे को चंद कलाबाजियाँ खिलाईं और ज़मीन पर वापस उतरे। दूसरी मकबूल कहानी इस निस्बत के बारे में सिंड्रेला स्टोरी थी। किस तरह एक मफलूकुल हाल और गरीब घराने की लड़की जो पेरिस में बर्तन धोकर कॉलेज की फीस अदा करती थी और मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा अपने कुम्बे की गुजर औकात के लिए ईरान भी भेजती थी। मान प्रिंस चार्मिंग की नज़र इस पर पड़ी और कद्दू की बनी हुई गाड़ी बिल्लोरी कोच में तब्दील हो गई, जिसमें सफ़ेद घोड़े जुते थे। सिंड्रेला का जहेज़ कई लाख पाउंड की मालियत का खरीदा गया। मैंने एम्प्रेस फ़राह पहलवी से दरियाफ्त किया, क्या आपने शादी के फ़ौरन बाद खुद को एक मलका के रोल में ढाल लिया था? कहने लगी, नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि आज से मैं मलका बन गई हूँ, तो मेरी एकदम कल्बे माहियत हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने रफ्ता रफ्ता बहुत जल्द अपने नए माहौल से मुताबिकत अख्तियार कर ली। दुनिया के कदीम तरीन एम्पेरियल दरबार के आदाब नज़रों में रखे, लोगों का अंदाज, रफ्तार और गुफ्तार, एक मलका को किस तरह वक़ार से चलना चाहिए, तेज़ तेज़ कदम नहीं उठाने चाहिए, किस तरह मुस्कुराना चाहिए, किस तरह नहीं, किस तरह मजमा आम लोगों के खैर मकदम के जवाब में हाथ हिलाना चाहिए, किस तरह मुलाकाती से मुसाफे के लिए ख़ुद पहले हाथ बढ़ाना चाहिए, और हमेशा मुकम्मल सुकून, वक़ार और मतानत की
तस्वीर बना रहना चाहिए। लेकिन ईरानी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर इतनी महज़्ज़ब और पुरतकल्लुफ़ है कि मुझे ये सब आदात व आदाब इख्तियार करने में कोई दिक्कत ना हुई। एक बात बताइए, जब सारी दुनिया की निगाहें आपकी तरफ लगी हुई थीं, बिलखुसूस आपका अपना मुल्क वली अहद की विलादत का मुतवक्का था और दुनिया के प्रेस ने आपके यहाँ वली अहद की पैदाइश को एक आलमी किस्म का मसला बना दिया था, इस वक्त आपको कभी परेशानी नहीं हुई कि बफ़र्ज़ महाल खुदा न खास्ता आपके यहाँ भी लड़का ना हुआ तो? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं। मैं इस कदर मसरूर और पुरएतमाद थी, नौउम्र और सेहतमंद थी कि मुझे कभी इस बात का ख्याल भी ना आया कि इस सिलसिले में मुझे कोई मायूसी उठानी पड़ेगी। 1960 बहुत अहम साल था। इस बरस आला हज़रत ने इनकलाब सफ़ेद का आगाज़ किया और हमारे यहाँ वली अहद हमायूं पैदा हुए। इसके बाद मैं खुद अपने आप को इनकलाब सफ़ेद की एक सिपाही तस्वुर करके तजदीद और तामीर नौ के कानों में मुनहमिक हो गई। बहुत जल्द ईरानी इमाम, खुसूसन देहात के किसान, हम दोनों को आफताब व महताब और पदर मादर कहने लगे थे। तख्ते ताऊस गालिबन यही शाह की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। देहात में शायद अब भी पुरानी विज़ा की शाह परस्ती मौजूद हो, मगर शाह ने कतई नज़रअंदाज किया कि शहरी मिडिल क्लास और इंटेलिजेंसिया इस मैट पोल तस्वुर को ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ज़िले सुबहानी और एक गरम दस्तर बादशाह जो अपनी वफादार और राया का ख्याल रखता हूँ, लेकिन बागियों को बग़ैर ट्रायल शदीद तरीन सजाएँ देता हूँ, 16वीं सदी के तस्वुरात हैं। मगर आप सोचिए, जब हमारे मिनिस्टर कुर्सी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते तो एक बादशाह तख्ते ताऊस क्यों छोड़ना चाहेगा? और शाह पर नुक्ताचीनी और तनकीद पर पाबंदी ईरान में मुद्दतों से मौजूद है। राकिबुल हुरूफ के मामू सैयद गजनफर अली नकवी 42 से 47 तक बरतानवी हिंद के कौंसल खाने में वाक़या तेहरान में चार्डी अफेयर्स थे। उन्होंने वापस आकर उस वक्त बताया था कि शाह के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ नहीं कह सकता, ना इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, ना ही सरकारी मामलात के सिलसिले में। किस्सा मुख्तसर ये कि आफ्ताब व महताब और मादो पदर का जश्न इंतहाई तज़्ज़ुब व एहतशाम से मनाया गया, जिसका तस्करा जैसा कि मैंने बताया था कि ये किताब मिस हो गई थी, मसवदा किताब का, तो उसी मसवदे के बारे में फिर दोबारा जिक्र किया गया, इसलिए उसको हिस्से को हदफ कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने कभी इन जिला वतन तलबा का सामना किया जो मगरिब में मुकीम शहनशाहियत के ख़िलाफ़ हैं? मैंने एक रोज़ सवाल किया। कहने लगी, जब हम पिछली मरतबा मगरबी जर्मनी के स्टेट वीज़ा पर गए थे तो ईरानी तलबा ने हम दोनों के ख़िलाफ़ खौफनाक नारे बुलंद किए, मगर वो नहीं जानते थे कि इनका वतन कितनी तरक्की कर रहा है और जिन इस्तिलाहात के वो ख्वाह हैं नाफिज की जा चुकी हैं। रहा मेरा ताज तो इसकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, सिवाय इसकी कि वो एक रवायत का सुंबल है और पहनने में बहुत वज़नी है। मैं पब्लिक में मिनी स्कर्ट नहीं पहनती और नौजवानों के मजमे में सिगरेट नहीं पीती कि मेरी नकल में वो भी तंबाकू नशी शुरू कर देंगे। आपने कभी ईरानी ख़वातीन के लिए इस मगरबी लिबास के बजाय कौमी लिबास के मुतालिक सोचा है? मैंने दरियाफ्त किया। बहुत सोचा, लेकिन तुम्हारी सारी मौजूदा दौर में भी पहनी जा सकती है। हमारी रवायती पोशाकें इस कदर भारी और मतनू हैं कि इनको दौरे हाजिर में पहनकर रोज़मर्रा के काम अंजाम नहीं दिए जा सकते। मगर मैंने इन कौमी पोशाकों के बहुत से मोतीफ़ लेकर नए ड्रेस डिज़ाइन किए हैं और रवायती मोतीफ़ की हैंडलूम कपड़ों को फ़रोग़ देने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ। कौमी रक़्स के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पूछा। हमारे कौमी रक़्स रूस के लोक नाचों से इस कदर मुशाबे हैं कि अगर हम इनको फ़रोग़ दें तो बिल्कुल मालूम होगा कि रूसी लोग नाच रहे हैं। फिर भी इनकी तरवीज की जा रही है और कौमी मौसीकी की भी। आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ में ईरानी प्रेस में इतने मज़ामीन छपते हैं कि इनको पढ़कर आपका रद्दमल क्या होता है? मैंने पूछा। अगर आप एक इंसान को 100 तमग़े इनायत कर दें तो इस शख्स के दिल में इन तमग़ों की कोई वक़्त नहीं रहेगी। मुझे कसीदा ख़्वानी नहीं पसंद और मैं अपनी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हूँ। अगर मैंने अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ किया होता तब मेरी इस तरह कसीदा ख़्वानी की जाती, क्योंकि मैं मलका हूँ और मुबालग़ा में सना ख़्वानी मशरिक़ की रवायत है। ईरान नौ की नई खानम। ईरान में औरतों की तहरीक आज़ादी 70-80 साल पुरानी है और 125 साल कबल तहरा ज़रीन ताज को मुल्लाओं ने शहीद किया था। गो के एक तहरा का तस्करा बिल्कुल नहीं किया जाता। डॉक्टर महरंगेज़ दौलत शाही मेंबर पार्लियामेंट हाइडबर्ग यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता हैं। इनका मकान बोलियवार एलिज़ाबेथ पर है।
जिस रोज़ मैं उनसे मिलने गई वो एक दिन कबल किसी जनाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके यूरोप से लौटी थी। कहियान, इतलात और जनाना रिसालों के आलीशान दफातर में जो पुराने फ़ाइल मैंने देखे थे उनसे अंदाज़ा हुआ कि ईरानी औरतों की तरक्की वाकई हैरत अंगेज़ है। ख़ुद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और तुर्की, मिस्र, शाम वगैरह में औरतों की जद्दोजहद मतवाज़ी खतूत पर हुई है। यानी सबसे पहले ऊपरी तबके के चंद रोशनखाल बुजुर्गों ने अपनी लड़कियों को पर्दे के अंदर मगरबी तालीम दिलवाई। इससे कबल मशीनियों ने स्कूल कायम किए और नई तालीम याफ्ता ख़वातीन के किस्म का मुहारबा कदामत परस्त तबके और मुल्लाओं से करना पड़ा। अमेरिकन मिशनरियों ने तेहरान में 1938 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। इसमें ज़्यादातर ईसाई लड़कियां दाखिल हुईं क्योंकि मुल्लाओं ने फतवा दे दिया था कि मगरबी तालीम हासिल करना शैतानी फ़ेल है। लेकिन अवाखिर 19वीं सदी में चंद लिबरल उमरा ने अपनी लड़कियों को घर पर फ्रांसीसी तालीम दिलवाई। फिर इन लड़कियों ने प्राइवेट मदरसे कायम किए। 1905 के दस्तूरी हकूक़ की जद्दोजहद के ज़माने में नए अदीबों और शायरों ने तालीम निस्वा के मुतालिक मज़ामीन लिखने शुरू किए। बिल्कुल इसी ज़माने में हमारे यहाँ अलीगढ़ में मदरसा निस्वा के क़याम की तहरीक शुरू हुई। मुतअद्दिद ईरानी वतन परस्तों ने इसी दौर के नौजवान तुर्कों की मानिंद यूरोप की जिल्लावती में वहाँ से तरक्की पसंद रिसाले शाया किए। ईरान में इस किस्म के मज़ामीन लिखने वालों को जेल भेज दिया गया, लेकिन खुद पर्दानशीन औरतों ने कौमी सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 1906 में उन्होंने अपने ज़ेवरात फ़रोख्त करके नेशनल बैंक कायम करने के प्रोजेक्ट में मदद दी। तबरेज़ की ख़वातीन ने मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह काचार की रिज़्ज़त पसंद नफाज का मुकाबला करने में अपने मर्दों की आनत की। फौजी मासरे की वजह से कहत पड़ गया। इस वक्त जनाने तबरेज़ ने जंगलों और खेतों में जाकर खुदरो सब्जियों और जड़ी बूटियों से अपने बच्चों का पेट बढ़ा और लड़ाई में मर्दों की हिम्मत अफजाई की। इनकलाब 1908 के दौरान औरतें अपनी चादरों में पिस्तौल छुपा लेती थीं। बैंक ऑफ ईरान को 3 करोड़ तोमान की हाजत हुई। ईरानी औरतों ने जेवर फरोख्त कर डाले। एक गरीब धोबन मजलिस सिर्फ 1 तोमान लेकर बैंक को चंदा देने पहुंची थी। 1907 में खानम तूबा आजमूदा, जो फ्रांसीसी तालीम हासिल कर चुकी थी, यूसुफ खान मोबदुल मुल्क ने तेहरान में गर्ल्स स्कूल कायम किए। यूसुफ खान फ्रांसीसी निजात थे। इनके वालिद को नासरुद्दीन शाह काचार ने मदरसा अल फ़नून में पढ़ने के लिए पेरिस से बुलवाया था। यहाँ उन्होंने एक ईरानी खानम से शादी की। यूसुफ खान इनकी औलाद थे। इनके कायम करदा स्कूल राजी में, जो ईरान के बेहतरीन मदारस में शुमार किया जाता है, मादमोज़ेल फरादीवा ने पढ़ा था। 1908 में एक ईरानी मुसलमान लड़की बग़र्ज़ तालीम अमेरिका गई। 1911 में ईरानी औरतों ने पार्लियामेंट के सामने रूसी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पुरजोर मुजाहरे किए। बुर्कापोश खानमों ने इस मौके पर बारिस्तान स्क्वायर में ज़ोरदार तकरीरें की नज़में पढ़ी। इनकी बेखौफी का यह आलम था कि जोशीरी मुकर्ररों में खुद तेहरान के चीफ पुलिस अफसर की बीवी भी शामिल थी। मुल्लाओं के खौफ से ख़वातीन दूसरे के घर पर जमा होकर जद्दोजहद हुकूक के लिए खुफिया मीटिंगें करती थीं। रूसी शक्कर की इम्पोर्ट के खिलाफ उन्होंने मुजाहरे किए। तेहरान ट्रामवे एक बेल्जियन कंपनी की मलकियत थी। इस बैरूनी अज़ादारी के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। वो ट्रामवे के मुसाफिरों को रोक रोक कर कहती, हमसे घोड़ा गाड़ी का किराया ले लो, मगर ट्राम बस कंपनी को इस्तेमाल ना करो। खाना मस्तूरा अफशारी एक अज़रबैजानी अमीर की बेटी थी। वो जॉर्जिया और इस्तांबुल में रह चुकी थी और रूसी, फ्रेंच और तुर्की की ज़बानों की माहिर थी। उन्होंने एक ज़नाना अंजुमन कायम की। 1914 में इनका इंतकाल हुआ। खानम सदीक़ा अस्फ़हानी उलमाए अस्फ़हान के ख़ानदान की बेटी थी। उन्होंने 1917 में लड़कियों का मदरसा अस्फ़हान में कायम किया, अखबार जारी किया जिसे वो खुद एडिट करती थी। 1922 में उन्होंने फ्रांस जाकर पढ़ा। रज़ा शाह कबीर ने 1937 में जो गर्ल्स कॉलेज कायम किया उसमें नामवर शायरा परवीन एहतसामी ने पढ़ाया। जमाबा परवीन ने 1941 में इंतकाल किया। रज़ा शाह कबीर ने औरतों की दुनिया ही बदल दी। पर्दे को 7 जनवरी 1936 के शाही फरमान के ज़रिए कानूनन ख़त्म किया और मगरबी लिबास पहनने का हुक्म दिया। 1959 में शाह अशरफ पहलवी ने ख़वातीन गंजनों की कौंसिल कायम की। शाह ईरान ने 1962 में औरतों को वोट का हक अदा किया। हिंदुस्तान की देहाती मुसलमान औरतों की तरह दही ईरान की औरतों ने भी कभी पर्दा नहीं किया। डॉक्टर मेहरंगेज़ दौलत शाही, जो ख़वातीन की आलमी कौंसिल हेडक्वार्टर पेरिस की नायब सदर हैं, मैंने उनसे पूछा, आप लोग फ़्रॉक पहनकर नमाज किस तरह पढ़ती हैं? उन्होंने फ़ौरन अपनी गजीज़ा को बुलाया जो फ़्रॉक में मलबूस थी। वो अपनी चादर और जयनमाज़ लेकर आईं। जयनमाज़ बिछाकर चादर ओढ़कर उसने मुझे बताया कि ऐसे पढ़ते हैं। किस्सा मुख्तसर, जिस तरह हिंदुस्तान में जदीद कौम परस्ती, मशीनरियों के असर और अंग्रेज़ हुकूमत की वजह से औरतों ने जदीद तालीम हासिल करनी शुरू की, इसी तरह ईरान में जदीद कौम परस्ती, मशीनरी और फ्रांसीसी तहजीबी असर से तालीम निस्वा का चर्चा हुआ। हिंदुस्तान एक ग़ुलाम कॉलोनियल मुल्क था। ईरान अपनी 2500 साल तारीख़ में कभी ग़ुलाम नहीं रहा। लिहाजा वहाँ एक मगरबी हुकूमत के तसल्लुत के असर के बजाय खुद अपनी जद्दोजहद से तरक्की की गई। एक बार मुझे शहबानो फरा पहलवी ने बताया, जब वो पेरिस में ज़ेर तालीम थी, वक्तन फ़ौक्तन अफ्रीकी और
ईसाई तलबा कॉलेज में अपने अपने यौम आज़ादी की तकरीबा मुनक्किद करते रहते थे। फराह खानम से एक मर्तबा की फ्रेंच साथियों ने पूछा, तुम ईरानी अपना यौम आज़ादी किस महीने मनाते हो? मैंने फ़खरिया कहा, हम कभी गुलाम ही नहीं रहे। दफ्तर मखसूस अलिया हज़रत। तेहरान के सरकारी दफातर दौलत और ईरानी खुश ज़ौक़ी की बदौलत महलात की तरह आरास्ता हैं। तवील वरीज़ बेशकीमत कालीन, झाड़ फानूस, फ्रांसीसी फर्नीचर, हिज मैजेस्टी के ब्यूरो के दफातर भी इसी वजह के थे। पहलवी फाउंडेशन और सरकारी इमदाद से चलने वाले इदारे जिनके बजट कई लाख डॉलर हैं, मगरब में तरबियत याफ्ता ईरानी ख़वातीन चला रही हैं। एक महल जिसमें पहले वली अहद रहते थे फराह पहलवी सोसाइटी का मरकज़ी दफ्तर था। इस बाग में सेब से लदे दरख्त इस्तादा थे, कमरे ताज़ा फूलों से मुअत्तर और मफरे। ये सोसाइटी सारे ईरान में 50 यतीम खाने चलाती थी, जिसमें 15 तेहरान में थे और यतीम खाने के बजाय हॉस्टल कहलाते थे। मॉडर्न तस्वीर और कालीनों से रास्ता एक जनाना यतीम खाना एक पार्क में बनी खूबसूरत कॉटेजों पर मुश्तमिल था। बाग में लड़कियों ने मिसाली ईरानी गाँव की वजह के घर तामीर किए थे। यतीम बच्चे तातीलात में कैपिस्टन के किनारे हॉलीडे कैंपस में भेजे जाते थे। इन यतीमों का हॉलीडे होम एक बेहद शानदार मॉडर्न तर्ज तामीर की इमारत में वाक़या था, जो शहबानों ने खुद डिज़ाइन की थी। डायरेक्टर के दफ्तर में मेज़ पर एक नुकरी फ्रेम में दोनों तरफ के बुजुर्गों की तस्वीर आवेज़ा थी। मैंने पूछा, ये कौन कौन है? फरमाया, रसूल करीम इमाम अली। ईरान में ये तस्वीर इसका देख चखने के बावजूद मैंने फिर ताज्जुब से पूछा, आप इनकी तस्वीर क्यों बनाते हैं? उन्होंने मेरे सवाल पर हैरत का इजहार किया। पूछा कि आप मुसलमान नहीं हैं? बच्चों के कुतुबखाने में हज़ारों नई किताबें और जदीद ईरानी फ़नकारों की मुसव्विर की भी रखी थी। शहबानों ने भी किताब मुसव्विर की थी, वो उन्होंने मुझे अपने दस्तखत करके दी। वो हेलेनस क्रिश्चियन एंडरसन की जल परी का फ़ारसी तर्जुमा था। बर्फ़पोश कोहिस्तानी इलाकों के लिए गश्ती कुतुबखाने कायम किए गए, वर्किंग क्लास महलों में नर्सरी स्कूल वगैरह। अक्सर फलाही इदारे फराह पहलवी की सहेलियाँ चला रही थीं। इनमें खानम लैला अमीर तहासब ने पेरिस में सोशल वर्क की तरबियत की थी। हुमा जराबी और परवीन खलत बारी हार्डिंग कॉलेजों की सरबराह थी। पेरिस वाली सहेलियाँ महरी कंबोजिया और लिजा ओनियाल डॉक्टरेट हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। एक शाम उन्होंने अपनी चंद सहेलियों को मुझसे मिलवाने के लिए काखे नयादरान में बुलवाया। जिससे मैं वहाँ पहुँची, शहबाना वहाँ मौजूद नहीं थी। एक सहेली ने मुझसे कहा, अभी अभी अलिया हज़रत का फ़ोन आया, वो माज़रत ख्वाह हैं कि वो बर वक्त नहीं आ सकी। वली अहद की एक तकरीब में खिलाफ तवक्को ज़रा देर लग गई है, अभी आधे घंटे में आ जाएंगी। ठीक आधे घंटे बाद इनका हेलीकॉप्टर काखे नयादरन के बाग में पहुंचा। हमारे यहाँ सियासी वीआईपी तो खैर फिल्म स्टार तक 2 घंटा लेट पहुंचना वैसे फ़खर जानते हैं, माज़रत ख्वाही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त तेहरान की हज़ारा ऑफिस गर्ल्स, मॉडल्स, वेट्रेस, उस्तानिया, पुलिस अफसर, फौजी लड़कियाँ, जर्नलिस्ट, फनकार, बड़े डांसर, मुसव्विर, सियासतदान, टेलीविज़न वाली लड़कियाँ, अरकान पार्लियामेंट तसव्वुर नहीं कर सकती कि इनकी नानियाँ दादियाँ कैसी कैदो बंद में ज़िंदगियाँ गुजार गई। शादी के मौके पर दुल्हन मगरबी सफ़ेद लिबास और बारीक सफ़ेद वाइल पहनती है, मगर रवायती ईरानी रसूम अदा की जाती हैं। कदीम और जदीद का संगम हर जगह नज़र आता है। तेहरान के जोर खानों में जिनके पैटर्न कैंट हज़रत अली हैं, कदीम सेस्तानी पहलवानों के नाम लेवा जोरावर दंगल लड़ते हैं। अमजदिया स्टेडियम में अपने फ़न का मुजाहरा करने से पहले वो कदीम दस्तूर के मुताबिक शाही बालकनी के सामने सरबसजूद हुए और देर तक सजदे में पड़े रहे। इनको देखकर मुझे जापानी पहलवान याद आ गए और काबू के थिएटर के अदाकार जो इसी तरह अपने तमाशाइयों के सामने सरबसजूद हो जाते हैं। शहबानों का अपना सेक्रेटरीट था और सारा काम बाकायदा एक वजारत के पैमाने पर होता था, लेकिन इनको अपने इस रोल के मुतालिक कोई खुशफहमी और खुदफरमी मालूम नहीं होती थी। एक रोज़ उन्होंने मुझसे कहा, हज़ारों ज़ाती ख़तें जो मेरे नाम आते हैं, इनके मुतालिक मेरा रवैया हकीकत पसंदाना है। गुर्बत और दुख निजी इमदादी ख़यात के ज़रिए दूर नहीं किए जा सकते। गुर्बत उसी वक्त ख़त्म होगी जब सारे मुल्क का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। सड़क चलते लोग शहबानों को रोक कर इनसे मदद की दरख्वास्त करते थे। एक रोज़ टहलने जा रही थी, एक औरत ने रास्ता रोक कर कहा, मालिक मकान इसे निकाल रहा है। हिज मैजेस्टी ने दूसरे रोज़ से दूसरा मकान दिलवा दिया। कार पर कहीं जा रही थी कि एक बच्चे को देखा, जबड़े पर पट्टी बांधे भारी बाल्टी उठाए जा रहा है। कार रोककर उससे पूछा, उसने बताया, बाप बेकार है, बहन बीमार है, खुद मजदूरी करके कुंबे का पेट पालता है। क्योंकि इसके बाप के लिए फौरी मुलाजमत तलाश न की जा सकी, शहबानों ने इसे काखे नयादरान के बागात में झाड़ू देने के काम पर लगा दिया। लड़के को स्कूल में दाखिल किया, बहन को अस्पताल भेजा। वही बिलवड मुखैर मलका का रोल। वो पहाड़ी बुढ़िया वाला किस्सा क्या था, मैंने दरियाफ्त किया। शहबानों ने ज़रा झींप कर कहा, वो दरअसल किस्सा ये था कि हम लोग दरियाए माजंदान के साहिल पर गए हुए थे। 9 रोज़ की छुट्टियाँ थीं।
एक सुबह मेरे बच्चे शहर सवारी के लिए निकले और देर तक वापस ना आए, तो मैंने घबरा कर जीप निकाली और उनकी तलाश में पहाड़ की तरफ चली गई। सिक्योरिटी अफराद फौरन दूसरी जीप पर मेरे पीछे पीछे आए। मैं एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर ड्राइव करती जा रही थी जब मैंने देखा एक देहाती औरत सर पर स्कार्फ बांधे सर पर स्कार्फ बांधे, भारी फुल बूट पहने, वजनी बंडल उठाए, हाँफती कांपती चढ़ाई तय कर रही है। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। मैंने गाड़ी रोककर फौरन उसे अपने साथ बिठा लिया। इस दूर अफ्तारा पहाड़ी इलाके में न टेलीविजन था, न अखबार पहुंचता था। उसने शायद मेरी तस्वीर भी कभी नहीं देखी थी। बहरहाल वो बूढ़ी औरत मुझे नहीं पहचान सकी। उसने बताया कि अपने गांव वापस जा रही है, अपनी लड़की के लिए कपड़ा खरीदने करीब के मार्केट टाउन गई थी। क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो रही है? मैंने पूछा। नहीं खानम, मेरी लड़की स्कूल जाती है। मैं इसके लिए गर्ल गाइड यूनिफॉर्म का कपड़ा खरीदने गई थी। इस बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। गरीब पहाड़ी औरत भी अपनी लड़की को स्कूल भेज रही थी। वो लड़की गर्ल गाइड बन चुकी थी और इस गरीब औरत ने पैसा इसलिए बचाया था कि यूनिफॉर्म खरीद सके। ईरान वाकई तरक्की कर रहा है। फिर इस औरत ने मुझसे पूछा, खानम आप कौन है? मैं अलिया हजरत। औरत ने आंखें झपकाई, इसकी समझ में ना आया। मैंने कहा, शहबानो। वो तब भी ना समझी। ये दरबारी अलकाब उस पसमानदा कोहिस्तान में किसी ने नहीं सुने थे। वहाँ के लोग मलका को खास जमहूरी अंदाज में जन शाह के लकब से याद करते हैं। चुनाचे मैंने कहा, जन शाह हस्तुम। औरत हक्का बक्का रह गई। मैंने शाबानो से कहा, इसके बाद इसकी किस्मत बदल गई। उसके शौहर को तेहरान में बेहतर मुलाजमत दी गई। लड़की को वजीफा देकर तेहरान बुलाया गया। हमारे यहाँ एक फारसी कहावत है। शाबानो ने मुझसे कहा, नेकी करो दजला में डाल दो। लेकिन नेकी के अलावा उमूमी ऑलराउंड तरक्की लाजमी है। और मैं इमाम अली के ज़र्री अकवाल हमेशा अपने सामने डेस्क पर रखती हूँ। सड़क पर खत देने के लिए लोग जब मेरी तरफ दौड़ते हैं तो सादा कपड़े वाले सिक्योरिटी अफसरों को इनके साथ साथ भागना पड़ता है। ये कैसी सूरत हाल है जो मुझे पसंद नहीं। मैं टेलीविज़न पर लोगों से कहती हूँ कि मैं आपके ख़त पढ़कर जो कुछ मुमकिन है कर रही हूँ, लेकिन ये खतूत और ख़तों का सिलसिला जारी रहता है। शाह को भी बहुत खतूत मिलते हैं। शाबानों के नाम में ख़तों का सिलसिला इस वक्त जारी रहा था जब इनकी शादी हुई थी। पहले मुबारकबाद के खतूत सारी दुनिया से आए। फिर जब इतला हुई कि इनकी यहाँ विलादत होने वाली है, बहुत से ईरानियों ने इनको तावीज़ से दुआएं लिखकर भेजी कि लड़का पैदा हो। फ्रांस से एक अजनबी खातून ने अपने ख़ानदान का एक बेशकीमत वरसा सुनहरी जाली रवाना की जिसमें इनके नस्लन नमूलूद का भगोड़ा ढांपा जाता था। एक और अजनबी फ्रांसीसी ने फ्रांस एक इंतहाई मुकद्दस मजहबी तोहफा जो कोई भी खुशअकीदा रोमन कैथोलिक अपने से जुदा करना पसंद ना करेगा उठाकर फरा पहलवी को इस दुआ का सदर साल किया कि वो फर्जंद की मां बने। यह मुकद्दस तोहफा एक लिबारे का छोटा सा टुकड़ा था जिसे किसी ज़माने में एक मशहूर कैथोलिक सेंट ने पहना था। मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इल्म नजूम वगैरह से अखज़ की भी खुशखबरियाँ भी रवाना की कि इनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में इतने नरम दिल और इतने मेहरबान लोग इतनी बड़ी तादाद में बसते हैं। शाबानो ने मुझसे कहा। शहरियार वक्त की खिदमत में अपने मसाइल के मुतालिक अर्जियाँ भेजना पुरानी ईरानी रस्म है, लेकिन फरह पहलवी के नाम खतूत के बंदोबस्त के लिए पूरा महकमा कायम है। इसके डायरेक्टर के पास सोबोर्न पेरिस का डायरेक्टरेट है। तरक्की पजीर ममालिक में अवाम पर अखबारात का असर इनके मकाले का मौजू था जिस पर इनको डॉक्टरेट मिला। इनके तहत माहिरीन नफ्सियात और सोशल वर्कर की एक टीम काम करती है। जब मैं ये दफ्तर देखने गई, इसमें हर महीने 7,000 खतूत मौसूल होते थे, यानी हर 3 मिनट के बाद एक ख़त। नौजवान कम माया लड़कियां नए जूते नए फ्रॉक की फरमाइश करती हैं। जिस तरह से आप इस रोज़ सोना तकरीब में पहन रही थी, इस तरह के जूते और ड्रेस भेज दिए जाते हैं। ये इस किस्म की अनायत थी जैसे हमारे यहाँ के गरीब परवर राजा और नवाब अपनी राया के साथ बाज़ुकात अच्छा सलूक करते हैं। 70 ही की बगावत का एक मंजर मैंने देखा। तेहरान में बच्चों की फिल्मों का फेस्टिवल हो रहा था। सिनेमा हॉल के सामने जमे गफीर था। मैं आकाए मसूद बारजैन और खाना मुहीद बारजैन के साथ फिल्म देख रही थी। शाबानो जूरी के अफराद और बैरूनी फिल्म डायरेक्टर्स बालकनी में बैठे हुए थे। जब हम लोग प्रोग्राम के खात्मे पर बाहर निकले और शाबानो अपनी कार में सवार हुई, यकलख्त एक हंगामा बर्पा हो गया। चमड़े के फ्राक में मलबूस एक हसीन ईरानी लड़की ने शाबानो की चलती कार के आगे आकर गिरने की कोशिश की। वह हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्ला रही थी। सेक्रेटरी असरों ने इसे संभाला और उसका ख़त अलिया हज़रत को पेश किया। ख़त में लिखा था कि वो खुद और उसका शौहर बेरोज़गार बेले डांसर हैं। लिखा था, मैं ये ख़त आपको दूंगी, इसके बाद आपकी कार के सामने लेटने की कोशिश करके हंगामा खड़ा करूँगी ताकि आप मेरे केस पर फौरी तवज्जो दें और मेरे शौहर को मुलाजमत दिलवाएँ। मेहरबानी से मेरे शौहर की इमदाद कीजिए। बाद में इस लड़की ने प्रेस को बयान दिया कि ऐसे मौके पर जब हर एम्पीरियल मैजेस्टी VIP लोगों बैरूनी फिल्म स्टारों डायरेक्टरों के हजूम में घिरी हुई थी, मैं हिस्टेरिकल शोरगुआ करके ही इनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सकती थी। बेले डांसर को अपने मकसद में कामयाबी हासिल हुई। इस हंगामे की वजह से वो रातों रात मशहूर हो गई। दोनों मियाँ बीवी को एक बैले कंपनी में काम भी मिल गया। हिज मैजेस्टी के ब्यूरो में काम करने वाली यहूदी ईरानी बेहद हसीन लड़की
एक रोज़ बड़े इसरार से मुझे अपने घर ले गई, जो शहर के एक मुकम्मल महल्ले में ज़मीन दोस्त फ्लैट था। हाल में हिज़्ब मामूल मेज़ पर फूलों और ड्राइंग रूम में मेहमानों के लिए पिस्ते बादाम पर काम रखे थे। दीवार पर हज़रत मूसा की बड़ी तस्वीर थी। आतिशदान पर इस लड़की के भाई बावच का रंगीन फोटोग्राफ जो इसराइल में बोदोबाश अख्तियार कर चुके थे। लड़की की माँ सिर्फ फारसी बोलती थी। कहा हम लोग यहाँ शाहफोर्स यानी साइरस के वक्त से आबाद हैं। फिर हज़रत मूसा का तस्करा करने लगी, तस्वीर की तरफ इशारा करके बोली मर्द कामिल बोध। वो मर्द कामिल वाकई एक अजीब व गरीब उम्मत अपने पीछे छोड़ गया। ईरान की कालीनों की तिजारत और बहुत सा कारोबार ईरानी यहूदियों के हाथ में है। ईरान इसराइल को तेल भी सप्लाई कर रहा था और इस चीज़ का तस्करा ही नहीं किया जाता था। और आकाए मसूद बारज़ैन और डॉक्टर कमाल पाशा बहादुरी से जब भी मैंने कोई सियासी सवाल किया या कोई सियासी मौजू छेड़ा तो वह नहायत खूबसूरती से गुफ्तगू का मौजू बदल देते थे। तेहरान से बाहर नई आरिया महर यूनिवर्सिटी के कैंपस में तेज़ धूप में जगमगाते कारजोबी स्याह गाउन पहने जवान साल खुश शक्ल ख़वातीन और मर्द असातिज़ा की कतार थी। मुल्क की नई दौलत का अंदाज़ा इन प्रोफेसरों और लेक्चरों के बढ़िया चौकों से हो रहा था। नई नवेले यूनिवर्सिटी के नए नवेले चौके हिज मेजेस्टी कॉन्वोकेशन के लिए आए। बाद तकसीम असनाद नए डेंटल कॉलेज के इफ्तिताह के लिए गए। यूनिवर्सिटी में का जिस तरह साजो सामान आला और जदीद तरीन था। एक तो जर्नलिस्ट लड़की माँ अपने फोटोग्राफर में मेरे साथ चल रही थी। मैंने इससे पूछा तुम्हारे यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हो गई है? उसने बताना से जवाब दिया हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिल ईस्ट मशरिक व्यवस्था की सबसे बड़ी दर्जगाह है जिसमें 1 लाख तालिब इल्म पढ़ते हैं। आरिया महर के कैंपस में हर जगह फारसी में किताब और बोर्ड्स लगे थे। तुर्क लड़की कहने लगी जब मैं तेहरान आती हूँ मुझे बड़ा अजीब सा एहसास होता है। एक लफ्ज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, जाहिलों की तरह घूमती हूँ। अतातुर्क ने लातीनी रस्मुल ख़त इख्तियार करके यूरोप से हुर्फी रिश्ता जोड़ा, लेकिन तुर्क बालिहाज हुर्फ शनासी मशरिक़ औसत से बिल्कुल कट गए। दूसरी शाम नए हाउस ऑफ आर्टिस्ट जो अदाकारों और परफॉर्मिंग फनकारों का महलनुमा क्लब है शाबानो तशरीफ़ लाईं। सारे मशहूर फिल्म स्टार लोग एक कतार में खड़े हो गए। नामर मुगनिया गोगोश ने पियानो पर एक तहनती नगमा सुनाया, धुन मगरबी, अल्फाज फारसी। तुर्क लड़की एक सुतून के पीछे खड़ी अपने फोटोग्राफर से तस्वीरें खिंचवा रही थी। तुर्की के ख्याल से मैं बहुत मखमूम होती हूँ, बहुत गरीब मुल्क है, काश वहाँ भी तेल निकल आए। तुर्की पहले क्या था और अब क्या है, एक छोटा सा नादार मुल्क। अल्लाह मियाँ वहाँ भी तेल निकाल दीजिए ना प्लीज़। तुर्क लड़की हाउस ऑफ आर्टिस्ट का फ्रांसीसी प्रोग्राम देखकर मुझसे पूछने लगी ये क्या लिखा है। फिर इसने कहा मैं बहुत दिनों से अलिया हज़रत से इंटरव्यू हासिल करने की कोशिश में लगी हूँ, लेकिन मालूम हुआ इन दिनों वो बहुत मसरूफ़ हैं। अगली सुबह वो अंकारा वापस जा रही थी। जब मैं हिल्टन पहुंची काउंटर पर तोहफे का पैकेट रखा मिला। नफीस सुबक तरकी जरदोजी के हल्के स्लीपर। इस लड़की से मैं दोबारा कहाँ मिलूंगी, इसका नाम और पता तक मालूम न था, लेकिन मेरा हमेशा का तजुर्बा है कि मशरिकी औसत में तुर्कों से ज़्यादा मोहब्बत, शार, नरम मिजाज और दिल से मिलने वाली कौम और कोई नहीं है। इसी कौम को सारी दुनिया हमेशा से खूनखार और खूनरेज समझती आई। राकिब हरूफ के एक रिश्तेदार सादका बेगम कई बरस तेहरान में मुकीम थी, जहाँ इनके शौहर मुस्तफ़ा जाफरी ईरान पाकिस्तान टर्की रीजनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक आला अफसर थे। सादका के मकान का पता भी नहायत शायराना था। पूछा है आबशार ख़याबान मैकदा बोली मारे एलिज़बत। अफरात ज़र की वजह से बेहद महंगा मकान जदीद ईरानी तर्ज का था। सामने हाल में सिर्फ एक गोल मेज़, इस पर गुलदान में ताज़ा फूल पाए, बाग में होज, ड्राइंग रूम में फ्रांसीसी फर्नीचर। एक शाम में सादका के यहाँ गई हुई थी। वज़ीरत इत्तलात और नशियात के आकाए रशीदियाँ मुझसे मिलने वहीं आ गए। तस्बीह 1000 दाना फिरते रूमी का तस्करा करने लगे। वो रूमी और हाफिज़ के मोतक़िद नहीं थे। खाने का वक्त आ गया, उठने लगे। सादका ने कहा खाना खाकर जाइए, मान गए। इनके जाने के बाद मुस्तफ़ा जाफरी ने कहा मैं शर्त लगाता हूँ ये ईरानी नहीं थे, आज़री तुर्क थे। ईरानी इसका तकल्लुफ़ करता है कि इसे गड़ा खोद कर गाड़ दो, मगर इससे पहले मदू ना किया गया हो और किसी के यहाँ इस तरह बेतकल्लुफ़ी से खाना खाने को राज़ी ना होगा। सही ये साहब तुर्क थे। गोया ईरानी यहाँ के लखनवी हैं और तुर्क पंजाबी। मैंने कहा कुछ यही हिसाब है। मुस्तफ़ा जाफरी बोले अरे साहब यहाँ अखलाक व तकल्लुफ़ात का ये आलम है कि चोर को आकायद दुज़्द कहते हैं। हमारे यहाँ जो कदर हीरे जवरात की ऐसी मालियत की यहाँ कालीन है, लिहाजा कालीनों का एक से एक बड़ा माहिर चोर पड़ा है। एक बार इस महल्ले में एक मकान पर चोर एक कालीन धोने की फर्जी कंपनी का ट्रक लेकर आए और कालीन लेकर चलते बने पकड़े गए। थाने में पुलिस अफसर ने पूछा आकायद आपने इस फलां जगह से कालीन चुराने की जहमत किस रोज़ गवारा फरमाई थी? ये गप है। मैंने कहा आपको यकीन ना आए तो यहाँ कुछ अर्सा रहकर देख लीजिए। सादका बोली मैंने यहाँ का तबका अमरा बहुत देख लिया, अब ज़रा आवाम को देखना चाहती हूँ। मैंने कहा वो आपको यहाँ इमाम ज़ादों के मज़ारों पर मिलेगा। मुस्तफ़ा जाफरी बोले
यहाँ भी जिंदा है मिल्लत बेज़ा गुरबा के दम से? मैंने पूछा। वो चुप रहे। इमामजादों की दुनिया। रोज़ा शाह अब्दुल अजीम, जो गालबन बिरादर इमाम रज़ा हैं, ईरान के रोज़े काबिल दीद हैं। सोने की गुंबद, अंदर नहायत बेशकीमत सामान आराइश, मुतवस्सिल हाल और गरीब लोगों का हुजूम। रोज़ा शाह अब्दुल अजीम के नज़दीक एक जदीद वज़ा का आलीशान संगलाख मकबरा रज़ा शाह कबीर का इस्तादा है, जिनके जसद खाकी को जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका से लाकर यहाँ दोबारा दफन किया गया था। मकबरा अंदर से बिल्कुल सादा है और मरूब, लेकिन बहुत मरूब कुन है। ऊपर एक दीवार पर सिर्फ एक काशानी काली नावेज़ा है, जिसमें बने हुए एक बुजुर्ग हाथ में कुरान शरीफ लिए आसमान को देख रहे हैं। मालूम हुआ रसूलुल्लाह की शबी बनाई है। तेहरान के जुनूब में चंद मील के फासले पर कदीम शहर रे में रोज़ा इमामज़ादा अब्दुल्ला एक सहर अंगेज़ जगह है। रोज़े के अंदर दाखिल होते ही मुझे और सादका को पाकिस्तानी ज़ायरीन समझकर मौलम ने इंतहाई खुशानी से ज़ियारत परवानी शुरू की। नुकरई सरी के अंदर मरमरी मज़ार, इंतहाई पुरसुकून राहत बख्श जगह, कालीन, झाड़, फनूस, मरमरी ऐवान एक ऐवान में खानम कोने में बैठी नमाज पढ़ रही थी। रोज़ा इमामज़ादा अब्दुल्ला पर भीड़ नहीं होती और अपने सुकून और तमानियत बख्श खामोशी के लिए मशहूर है। बाहर कब्रिस्तान में सतह ज़मीन के बराबर संगहाई मज़ार पर मुख्तलिफ सदियों और बरसों की तारीखें और नाम कुरिंदा हैं। इन्हीं में से एक कब्र शाहबानों के वालिद कैप्टन सहराब दीवा की भी है। इस नहायत बारोक और बशाश गोरिस्तान में चारों तरफ सरों के दरख्त खड़े हैं। रोज़ा एक गली के जरिए इशारा से मालिक है। चौड़ी गली में दोनों तरफ अंडरटेकर्स और कदबा साजों की दुकानें हैं। चमकीली शो विंडोज के अंदर ऊंचे संगी गुलदान और गुलदस्ते, बूढ़ी औरतें मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ बेच रही हैं और आगे जाकर लोगों को ख़ानदानी मरकज़ों की बारादरियाँ और कोशकें हैं। सारा अहवाल कुछ तुर्की कुछ यूरोपियन सा है। अंदर हौज में फवारे चल रहे हैं और चंद बूढ़े मरमरी किनारों पर बैठे तस्बीह फेरने में मनहमिक हैं। गली से बाहर निकलते जिंदों की दुनिया में वापस शाहरा पर पहुंच जाते हैं। शोर गप, ट्रैफिक, हुजूम, मोटरों, बसों की रेल पेल।